तो ये कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहाँ काफी सारे बच्चे बैठे एग्जाम्स दे रहे थे और क्योंकि अभी एग्जाम्स का सीजन है तो कह सकते हैं कि डर के मारे यहाँ पर सबकी फटी हुई है। इसी बीच बाहर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा अजीब सा क्रिएचर सामने आता है जो कि असल में इन सब के डर की वजह से आया था। जो देख के एक लड़की काफी डरते हुए गॉड से हेल्प मांगती है। तभी बाहर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा एक लड़का कुछ हलते हुए कहता है, चिंता मत करो बर्ड्स, तुम्हारी ये पुकार सुन ली गई है। बगल में खड़ी इसकी पार्टनर कहती है कि वैसे ही क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? हाँ, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, सारे बच्चे काफी डरे हुए हैं। या तो बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए हंकी नाम पुकारता है जिससे वहां खड़ी उसकी पार्टनर एक हथियार में कन्वर्ट हो जाती है, और या तो जल्दी से उस फैंटम से बचते बचाते उस वेपन को पकड़ते हुए कहता है, तुम जिसने धरती के इस पवित्र जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, तुम, मैं गॉड या तो हंकी के साथ तुम्हारे एग्जिस्टेंस को यहीं खत्म करता हूँ। और उसी वेपन का यूज करते हुए या तो उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके फिर कुछ देर बाद जब उसने उस लड़की जिसका नाम टोमुने है उसे रिवर्ट किया तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हारे गंदे पसीने वाले हाथ, मुझे इनसे मत छुआ करो। अरे यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। आपस में इनकी थोड़ी बहस होने पर टोमुने से रोते हुए कहती है कि नहीं, मुझे किसी ऐसे गॉड के साथ नहीं रहना जिसके पास खुदा कोई मंदिर भी नहीं। तुम जैसे आवारा गॉड के साथ मुझे नहीं रहना। दरअसल यार यहाँ पर सीन ये है कि या तो एक काफी वीक गॉड है जो कि इस समय बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए टोमुले जो उसके वेपन के तौर पर उसके साथ थी अब नहीं रहना चाहती। उसका रोना धोना देखकर आखिर में या तो मजबूर होकर उसे रिलीज कर देता है और जाते जाते टोमुने उसका और मजाक बनाते हुए चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में यातो को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख रहा होता है ताकि उसे कुछ काम मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि यातो एक काफी वीक और गरीब गॉड है जिसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो खुद का एक बड़ा सा मंदिर बना सके। वो उदास होते हुए खुद से कहता है कि मंदिर की छोड़कर मुझे अपने लिए एक नया रेगेलिया ढूंढना होगा, उसके बिना तो मैं सुरक्षित भी नहीं। असल में इस वर्ल्ड में रेगेलिया गॉड्स के वेपन को कहते हैं जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में होती है जैसे कि टोमुने थी। वो उदास बैठा ही था कि अचानक एक कॉल आता है। कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, डिलीवरी गॉड या तो आपकी सेवा में हाजिर है। क्या मिलॉर्ड मिसिंग है? वैसे मैं बता दूं कि मिलॉर्ड कोई इंसान नहीं, एक बिल्ली का नाम है जिसके पूरे शहर में पोस्टर छपे हुए हैं और 3 लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती हैं। गॉड आतो को बिल्ली को ढूंढने का काम मिला है। वो 3 लड़कियां आपस में गॉड्स के बारे में बात करने लगती हैं जिसमें से एक का नाम था ह्यूरी जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट गॉड की बहुत बड़ी फैन है। यहाँ तक कि उसने तो अपने गॉड की वीडियो भी डाउनलोड की हुई है। हाँ, मुझे पता है कि सुनने में काफी अजीब है। यही या तो भी बिल्ली को ढूंढते हुए घूम रहा होता है और चलते चलते उसकी नजर ह्यूरी पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि या तो उसे देख रहा है लेकिन असल में वो उस बिल्ली मिलॉर्ड को देख रहा था जो कि ठीक ह्यूरी के पीछे ही थी। या तो ये देखते ही तेजी से उस बिल्ली की तरफ बढ़ता है, तभी ह्यूरी आके उसे बचाने के लिए जल्दी से धक्का देती है क्योंकि सामने से काफी स्पीड में एक बस आ रही थी। एक्सीडेंट होने की वजह से काफी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ह्यूरी उठ के उसे कहती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, अभी मरने वाले थे तुम। हाँ, लेकिन एक बार जरा तुम उस तरफ तो देखो। असल में हुआ ये हुआ कि ह्यूरी उस एक्सीडेंट से बच नहीं पाई और पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसकी सोल भी बॉडी से बाहर आ गई है। जिसके बाद अब सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर ह्यूरी एक हॉस्पिटल में आई हुई थी और वो भी जिंदा। सामने खड़े उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, ये एक चमत्कार ही है कि तुम्हें एक बस से टक्कर लगने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ढंग से होश में आने पर वो पूछती है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ जो मेरे साथ था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला किसकी बात कर रही है ये, क्योंकि ह्यूरी के अलावा उन्हें और कोई भी वहां नहीं मिला। ये लोग भूल कैसे सकते हैं, वो लड़का भी तो वहां था। जिसके बाद उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जब ह्यूरी सो रही थी। तभी बहुत से लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई देने पर वो जल्दी से उठ जाती है। ह्यूरी उन आवाजों से परेशान होकर अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार उन्हें सुन पा रही थी। और तब ठीक 12 बजते ही पता नहीं कहां से यातो प्रकट हो जाता है। उसे ऐसे अचानक अपने बेड पे देख के ह्यूरी डरते हुए दूर भागती है, पर फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। तो पहचान लिया तुमने? सुबह मुझे बचाने के लिए थैंक्स, पर वैसे मैं बता दूं कि मुझे उस बस से टक्कर लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। आखिर तुम हो कौन? तो या तो स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं हूं एक गॉड। ह्यूरी को लगता है कि शायद ये बंदा कोई नशा वशा करके आया है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। अरे अरे रुको, मैं सही में एक गॉड हूँ, मेरा नाम है यातो। क्या? लेकिन मैंने तो आज तक ऐसे किसी गॉड का नाम नहीं सुना। ये सुनकर बेचारे को एक काफी बड़ा झटका लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे हमारा गॉड को कोई नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टिव गॉड बनूंगा जिसके काफी सारे भक्त भी होंगे। या तो मन ही मन ये बातें सोच के अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद थोड़ा सीरियस मूड में आके वो कहता है, वैसे आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है, मैं बिना किसी रिगेलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। और एक हीरो टाइप स्टाइल मारते हुए खिड़की से कूद के चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब ह्यूरी स्कूल आती है तो बस यातो के बारे में ही सोच रही थी कि क्या वो सच में कल रात हॉस्पिटल में आया था या बस वो एक सपना था। शाम में घर जाते हुए रास्ते में ह्यूरी
को उसी बिल्ली का पोस्टर दिखता है, तो वो सोचती है कि शायद अगर वो इस बिल्ली को ढूंढेगी तो या तो भी उसे मिल जाएगा, और वो हर एक जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। दूसरी तरफ इधर अपना गॉड भाई साहब ट्रेन में अपने काम के एडवर्टाइजमेंट करने बिजी होते हैं, और साथ साथ कॉल पे ह्यूरी की गालियां भी सुन रहा होता है। उससे मिलने के लिए ह्यूरी उसे कहती कि मुझे तो अब शक होने लगा है, तुम सच में एक गॉड हो भी या नहीं। तो या तो एकदम से उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हाँ, पर मुझे अभी भी शक है। भला कौन सा गॉड ऐसे ट्रैक सूट और गले पे इस तरह अजीब सा कपड़ा पहनता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरा एक बहुत ही खास स्कार्फ है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं जो ह्यूरी को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि असल में बात यह है कि यातो को हर कोई नहीं देख सकता, मतलब कि यातो उनके लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम उन फैंटम से अलग कैसे हुए, क्योंकि तुम्हें भी तो लोग नहीं देख सकते हैं? तो या तो समझाता है कि मैं उन फैंटम्स के उल्टा फार शोर से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी ह्यूमन के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो लोगों की इच्छा से बना है। पर मेरा छोड़ो, तुम खुद हाफ फैंटम हो। तभी यूरी का ध्यान जाता है कि वो फिर से अपनी स्पिरिट फॉर्म से अलग हो गई। देखो, अगर मैं सच कहूँ तो तुम अपनी स्पिरिट फॉर्म में बिल्कुल भी सेफ नहीं। इस वक्त तुम पूरी एक जीती जागती फैंटम हो, यानी कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे सोल के ऊपर कंट्रोल पालेंगे। ऐसा होने पर तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खो दोगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम उस प्रोटेक्टिव लाइन को भी क्रॉस कर दोगी जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, और इसके बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरा नर्क। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी से मुझे ठीक करो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, कर दूंगा। वैसे भी तुमने मुझे 5 दिन दे दिए हैं। धीरे धीरे ऐसे पैसे जमा करते करते फाइनली मैं भी एक दिन खुद का एक बड़ा समुद्र बनाऊंगा। देख लो यार, गॉड्स के भी अलग ही शौक हैं। या तो ये सब सोचते सोचते अपनी दुनिया में खो जाता है। तो यूरियो से कहती है कि आखिर तुम मुझे कब ठीक करने वाले हो? अरे चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगा, पर फिलहाल मेरे पास कोई रिगेलिया नहीं, इसलिए मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता। रिगेलिया गॉड्स के लिए एक वेपन की तरह होता है, उसके होने पर मैं किसी भी चीज से फाइट कर सकता हूँ। हाँ मैं समझ गई, मतलब अभी तुम किसी काम के नहीं, जो सुन के बेचारे को एक बड़ा झटका लगता है। वैसे यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि रिगेलिया असल में स्पिरिट्स के रूप में होते हैं। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है, जो सुनते ही बस एक झटके में यातो वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद ह्यूरी सोचने लगती है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, और वो फैसला करती है कि कुछ ना करने से अच्छा वो यातो का रिगेलिया ढूंढने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद ह्यूरी हर एक छोटे बड़े फैंटम के पास जाके उनसे यातो का रिगेलिया बनने के लिए पूछती है, पर आखिर में इन सब का कोई फायदा नहीं। तभी काफी दूर से एक डार्क ऑरा बाहर आने लगता है, जो देख के ह्यूरी सोचती है कि क्या पता मुझे वहां कोई नया रिगेलिया मिल गया, और उसी तरफ चली जाती है। इधर यहाँ अपना गॉड या तो किसी आदमी के बाथरूम की मरम्मत कर रहा होता है। वो आदमी भी उसका काम देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि यार तुमने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें सिर्फ 5 दिन देख के मुझे बुरा लग रहा है। तुम ये रख सकते हो, मेरी तरफ से एक टिप समझ लो इसे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यातो को कोई नहीं देख सकता, तो भला ये आदमी कैसे देख पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यातो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें वो दिखाना चाहता है, यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। इसलिए तो बेचारा पैसा कमाने के लिए ये सब पार्ट टाइम जॉब भी किया करता है। या तो अपना काम खत्म करके किसी और गॉड के मंदिर में आकर आराम ही कर रहा होता है कि तभी ह्यूरी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रेगेलिया ढूंढ लिया है। जो सुनते ही बस एक सेकंड में या तो वहां पहुंच जाता है। या तो बिना टाइम गवाए उस स्पीड की तरफ जाने लगा और फैंटम को जल्दी से खुद से दूर करके उस स्पीड की तरफ इशारा करते हुए कुछ लिखता है। तुम जो इस दुनिया में खो चुके हो, जिसके पास कहीं जाने और लौटने की जगह नहीं, तो आओ, मैं तुम्हें पनाह देता हूँ। मेरा नाम है यातो, और इस नाम के साथ मैं तुम्हें अपना रेगेलिया बनाता हूँ। यातो के कहने के बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकते हुए उसके हाथों में आके एक बड़ी सॉर्ड बदल जाता है, और अगले ही सेकंड यातो को उस स्पिरिट का पूरा पास नजर आता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फैंटम तेजी से आके एकदम से उसे खा लेता है। तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, मैं यातो, एक गॉड, तुम्हारा यही अंत करता हूँ। और ये कहते ही एक झटके में वो उसे टुकड़ों में काट डालता है, पर जख्मी होने की वजह से या तो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आखिर में सब कुछ शांत होने के बाद यूरी अपनी बॉडी में वापस आके यातो से पूछती है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? देख नहीं सकते क्या? अपवित्रताओं को हटा रहा हूँ। क्या ये बस पानी से ही ठीक हो जाता है? और मैं इसे लेकर इतना सीरियस हो रही थी। वो छोड़ो, कम से कम हमें कुछ फायदा तो हुआ, एक पवित्र स्पिरिट मिली हमें। ओह, तो ऐसा होता है एक रेगेलिया, बिल्कुल एक वेपन जैसा। हाँ, इसका नाम है यूकी, पूरा नाम यूकी ने है। यातो के कहते ही वो सॉर्ड चमक कर एक लड़के में बदल जाता है। यूरी तो हैरानी हो गई कि भाई अब ये क्या है, पूरा इंसानी रूप है इसका। यूकीने को काफी ठंड लग रही होती है, तो या तो उसे अपना ट्रैक सूट देते हुए बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया, मैं हूँ एक गॉड यातो, अब से तुम्हारा मास्टर।
तुम्हें अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये कहते हुए या तो बट स्टाइल में अपना जैकेट देने लगता है, तो यूकी ने कहता है रहने दो, तुम्हारे गंदे पसीने की बदबू आ रही है इसमें। तो यूरी फिर उसे अपना स्कर्फ ऑफर करती है, जिसे लेकर वो जल्दी से लपेट लेता है। बेचारे यातो को हर किसी से अपनी बेइज्जती करवाने की आदत ही हो गई है। जिसके बाद अगले दिन जब दोनों साथ घूम रहे होते हैं, तो यातो उसे कचरे में से एक जैकेट उठा के देता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी महसूस क्यों हो रही है? मैं तो कब का मर चुका हूँ। कुछ देर बाद या तो हो लंच में युकिने को एक फिश खाने के लिए देता है, लेकिन उसे भी एक बिल्ली छीन के ले जा रही थी। तो इस चक्कर में उसके साथ यातो की बहर शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि देवता ऐसे सड़कों पर आवारों की तरह घूमते हैं। किसी और के मंदिर में सोना और अपने काम का सामान कचरे से उठाना, क्या सच में देवता ऐसे होते हैं? तभी दोनों को जब जोर की भूख लगने लगती है, तो युकी ने कहता है कि मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम सच में गॉड हो भी या नहीं। अच्छा, ऐसा क्या? मुझ पे शक कर रहे हो? तो चलो अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। जिसके बाद या तो युकिने को लेकर ह्योरी के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है कि आज तुम जो खाना खा सकते हो, ये ट्रीट ह्योरी की तरफ से है। तभी एक वेट्रेस ह्योरी के लिए पानी लेकर आती है। शायद आपने हम पे ध्यान नहीं दिया, 3 ग्लास लेकर आइए। ओह हाँ, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अभी लाती हूँ। ये क्या? मुझे तो लगा था कि लोग तुम्हें देख नहीं सकते। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस इसे ऐसा समझो कि हम पे ध्यान दे पाना काफी मुश्किल है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये बताओ कि यहाँ पर कितनी वेट्रेसेस हैं? ह्योरी उनकी तरफ देखने लगी तो या तो कहता है कि नहीं, बिना देखे बताओ। ऐसा है तो शायद मेरे ख्याल से 2, लेकिन यार असल में यहाँ पर 4 वेट्रेसेस मौजूद हैं। तो अब समझ गई तुम? ऐसे ही बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं और युकी ने भी बैकग्राउंड में घुल मिल गए हैं। अगर किसी काम पर ध्यान भी आया तो वो थोड़ी देर में हमें भूल जाएगा। जिसके बाद खाना आने पर दोनों मिलके ऐसे ठूसने लगे कि जैसे पता नहीं सालों से भूखे हों। लंच के बाद जब रे और युकी ने बाहर होते हैं, तो वो उसे पूछती है कि आखिर तुम रेगेलिया बनने से पहले क्या करते थे? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मर गया था और उसके अगले ही पल यातो के हाथ में था, उससे पहले कि मेरे पास कोई भी यादें नहीं। और बातों बातों में युकिने की नजर वहां पड़ जाती है जहां नहीं पड़नी चाहिए थी, इसलिए वो शर्मा के जल्दी से नजर घुमा लेता है। लेकिन या तो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, उसे ये महसूस हो जाता है कि जरूर युकिने ने कुछ बुरा सोचा, क्योंकि गॉड्स और उनके रेगेलिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो या तो उसके हर बुरे और अच्छे ख्यालों को महसूस कर सकता है। तभी किसी कस्टमर का कॉल आते ही वो युकिने को साथ लेकर जाने ही लगा कि गलती से यूरी की स्पिरिट उन्हें रोकने के चक्कर में उनके साथ ही टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद जब वो लोग उस बुलाए गए लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो आसपास एक काफी घना कोहरा छाने लगता है और कुछ लोग एक एक करके सामने आते हैं। तो क्या तुमने किसी चाल में फंसाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? पर तभी सामने खड़े इंसान को देखकर यूरी कहती है, क्या आप टेंजिन हो, गॉड ऑफ लर्निंग? तो लगता है तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसे देख यूरी और युकिने झुक जाते हैं, जो बेचारे यातो से देखा नहीं जाता। तो ये होता है गॉड का ऑरा, पर यातो आपसे बिल्कुल ही अलग है, खाने के भी पैसे नहीं होते उसके पास। इतने में तब टेंजिन की रेगेलिया सामने आती है, जो कि एक नहीं बहुत सारी हैं। ये सब चीजें यातो से और नहीं देखा जाता, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ये बताओ। वैसे तुम तो जानते ही होगे अभी बच्चों के एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का सफाया कर दोगे? क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास कुछ काम तो होता नहीं करने को, और अगर चाहो तो तुम मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें अपना खुद का मंदिर जो बनवाना है। इसके बाद टेंजिन कुछ पैसा निकालकर यातो को देने लगता है, पर इस बात से यातो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गॉड्स किसी भी काम के लिए बस 5 येन ही लिया करते हैं। मतलब कि टेंजिन एक तरह से यातो के सामने अपने पैसों को शो ऑफ कर रहा है। जिसके बाद उन लोगों को आखिर करना क्या है ये समझाने के लिए टेंजिन अपनी एक रेगेलिया उसके पास भेजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तोमोने है। क्या तुमने इसे ज्वाइन कर लिया? हाँ, और अब मेरा नाम मायू है। तोमोने मेरा पुराना नाम था। अब जब युकिने और ह्योरी को पता चलता है कि तोमोने यातो की पुरानी रेगेलिया थी, तो वो पूछते हैं कि इसके घर, खाने और कपड़े का क्या सच में ये एक आवारा देवता है? हाँ, इसे कुछ ऐसा ही समझ लो। जो सुन के दोनों ही उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद अब तोमोने, जिसका कि नया नाम अब मायू है, वो सबको एक रेल ट्रैक के पास लेकर आती है और बताती है कि कुछ दिन पहले किसी ने बहुत अजीब सी विश मांगी, और जब मैंने जांच किया तो पता चला कि 2 लोगों ने अपनी जान ले ली है इधर के इलाके में। इस जगह पर ही ज्यादातर फैंटम्स पाए जाते हैं, जो कि लोगों के दिमाग पर हावी होकर उनको मरने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि गॉड टेंजिन ने यहाँ पर एक बैरियर भी बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये फैंटम्स इतने हावी हो गए थे कि बैरियर भी उन्हें रोक नहीं पाता। लोग लगातार यहाँ मरते ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर काबू कर रहे हैं। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर कोई खुद मरना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। जो सुनकर ह्योरी और मायू को यातो के ऊपर गुस्सा आता है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बात कड़वी है, पर यही सच है। अगर कोई रूह खुद मरना चाहे तो उसका मतलब वो पूरी तरह से वश में है, यहाँ तक कि वो लोग एक रेगेलिया भी नहीं बन सकते। या तो उससे ऐसी बातें सुन के गुस्से में
योरी अकेले ही उन फैंटम से लड़ने चली जाती है, पर यातो का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एडवांस पेमेंट तुम्हें मिल चुकी है, तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि योरी को अकेले लड़ने देना सही रहेगा। दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योरी अपना काम कर चुकी थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसके सामने एक के बाद एक काफी सारे फैंटम्स अपीयर होने लग जाते हैं जिनका सामना वो चाह के भी नहीं कर सकती, और वो सब मिलकर योरी को एक ट्रेन ट्रैक पर रख देते हैं जहां पर सामने से एक ट्रेन बहुत ही स्पीड में आ रही होती है। पर तभी एन मौके पर यातो पहुंच के उन फैंटम्स को काट डालता है और दोनों जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें याद तो है ना, पूंछ कट गई तो अपनी जान दोगी। उसी ट्रेन ट्रैक के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़का खड़ा होता है जिसे एक फैंटम ने वश में कर रखा था, पर सही टाइम पर यातो अपने रेगेलिया युकिने के साथ उसको टुकड़ों में काट डालता है, और साथ ही उसके इस खतरनाक अटैक की वजह से आसपास की चीजें भी कट जाती हैं। लगता है तुमने तो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक के उस पार तोमो ने यातो का शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर झुकाते हैं। शाम के टाइम तीनों जब जा रहे होते हैं तो ह्योरी उसे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मरने वालों को नहीं रोकोगे, लेकिन लगता है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते है ना। तुम गलत हो, मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। और यातो का इन लोगों से मतलब युकिने और तोमो ने जैसी रेगेलिया से है, क्योंकि उन सब ने खुद की जान नहीं ली, मतलब वो और जीना चाहते हैं। इसलिए यातो किसी भी दूसरे इंसान को इन लोगों के सामने मरने नहीं दे सकता। उसकी बातों को ढंग से समझने पर ह्योरी रोने लगती है, तो यातो को लगता है कि जरूर युकिने ने ही कुछ किया होगा। रात में अब दोनों एक मंदिर में आते हैं जहां युकिने को काफी ठंड लग रही होती है, तो यातो उसे वही कचरे से उठाई हुई जैकेट लाकर देता है। तो अब बेचारा गरीब का बच्चा क्या ही करे। वैसे आज तुमने अपने पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छा काम किया, मतलब मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल सही था। जिसके बाद युकिने सो जाता है और एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है। सोते हुए यातो अपने सपने में डूबा था जहां वो इस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गॉड बन जाता है और सब लोग उसी के भक्त बने होते हैं। वो इतना खोया हुआ था कि गुस्से में युकिने ही उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। सुबह सुबह योरी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर युकिने के साथ मिलकर वो भी यातो के सपने का मजाक उड़ाने लगती है। तो लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एक गॉड क्या कर सकता है। मेरे सपने अब सच होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये जो खरीदा उस औरत ने मेरा हाथ देखकर कहा कि इस मटके पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है, यही मुझे अमीर बनाएगा। जो सुन के दोनों कहते हैं कि लो भाई, एक गॉड के साथ ही स्कैम हो गया। यातो ने और भी कई सारी चीजें खरीदी थी और उसे लग रहा था कि बस अब इसी से मेरे सपने सच हो जाएंगे, लेकिन इतनी बकवास सुनकर युकिने और ह्योरी गुस्से में उसका मटका ही तोड़ डालते हैं। बेचारा यातो सदमे में ही चला गया देख के। ये सब फालतू के नाटक छोड़े, कम से कम कुछ काम धंधा तो कर लो। अब इसमें मैं क्या करूं जब मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। तो ह्योरी फिर उसे थोड़ा सा आराम से समझाती है कि कोई ऐसा काम तो होगा ही जिससे तुम और ज्यादा पैसे कमा सको। तो यातो खड़ा होते हुए कहता है, जाओ जाकर अपनी बॉडी लेकर आओ, तुम्हें आज किसी से मिलवाना है। फिर वो रे और युकिने को अपने साथ लेकर कहीं पर आता है। दोनों कंफ्यूजन में ही होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं। और तभी यातो किसी को आवाज लगाता है और अगले ही सेकंड अचानक एक लड़की आके यातो के गले लग जाती है। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई उन्होंने ये क्या देख लिया। तो यार इससे मिलो, ये है कोफुको, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। जो सुन के उन दोनों को बड़ा झटका लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। कोफुको, दरअसल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। हाल ही में मैंने इस बच्चे को अपना रेगेलिया बनाया, पर तुम तो जानते ही हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं उसे इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूँ, पर देखो मुझे, मैं तो उसे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं दे पाया। उसके सामने या तो और ज्यादा ड्रामा करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। तो बेचारी कोफुको से अपने बीएफ की ये हालत देखी नहीं जाती और उसे कुछ पैसे दे देती है। यातो की तो भाई किस्मत ही चमक गई। तो ये करना था इसे। इसको घटिया इंसान कहना भी घटिया शब्द की बेइज्जती है। इतने में अंदर से एक आदमी आकर यातो को एक लात मारता है। मैंने कहा था ना तुझे मेरी मिस से दूर रहने के लिए। असल में यार ये आदमी कोफुको का एक रेगेलिया है जिसका नाम है कोरो और इंसानी नाम है दाइगोकू। कोफुको असल में 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून में से एक है। वैसे तुम दोनों बड़े अच्छे कपल हो, ऐसा किसने कहा? हम लोग कपल नहीं, लेकिन तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कोफुको को अपनी मिस कहा था। हाँ, क्योंकि मिस तो बस एक टाइटल है, असल में मेरी मास्टर है। क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है? उसका एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख के दोनों की ही फट जाती है। पीछे बैठा यातो कहता है उसकी आंखों में मत देखना, काफी डेंजरस हो सकता है। ये भले ही तुम्हें बाहर से सख्त दिख रहा है, पर बच्चों को देख के पिघल जाता है। जो सुन के गुस्से में दैगो को फिर से आधकलात मार के बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर तक चारों आपस में मस्ती करते हैं और बातों बातों में कोफू को बताती है कि या तो वो नहीं, तुम्हें बाहर से दिखता है वो सभी गॉड्स 20-5 में सबसे डेंजरस माना जाता है, तो बच के रहना उससे। ये देखो यार, एक अच्छी खबर, मुझे एक नया काम मिला और ये युकिने को घसीट
पीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। पर दाया गोकू को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर यातो इन्हें यहाँ क्यों लेके आया था। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा अपनी माँ से माफी मांग रहा होता है और तब अचानक ही यातो प्रकट हो जाता है, जिसे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अरे तुमने उसे धक्का क्यों दिया? क्या यार इतनी जल्दी गिर गया मैं? किस्मत ही खराब है मेरी तो। क्या बात है, वर्ड्स लव इशू या फैमिली इशू या तेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा? चिंता मत करो, जो भी परेशानी हो या तो गॉड तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। इतने में योरी और युकिने भी यातो के पीछे पीछे नीचे गिरते हैं और युकिने देखता है कि यातो के सारे कार्ड्स प्रिंटेड नहीं, उसने खुद लिखा है। तब वो आदमी अपना कार्ड देते हुए बताता है कि मैं पहले एक एजेंसी में काम किया करता था जिसका हाल ही में दिवाला निकल गया। मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रहा था पर लगता है गलती से शायद तुम्हें लग गया। हाँ, किस्मत की बात है। तो क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? पीछे से र्यूरी कहती है कि भाई कहानी बाद में सुन लेना, पहले उसे गिरने से तो बचा लो। पर वो आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहानी बताने लगता है। दरअसल ये पिछली सर्दियों की बात है जब मैं एक लड़की से मिला। अरे लेकिन यहाँ मेरा चेहरा क्यों है? क्योंकि अभी मेरे सामने तुम हो इसलिए यही चेहरा मेरे दिमाग में आया। तो जैसा मैं कह रहा था, उस लड़की से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उदास थी। तो मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ शहर घुमाने का सोचा। धीरे धीरे मैं उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताता गया और देखते ही देखते मुझे उससे प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, हम दोनों खुश थे। तभी स्टोरी को बीच में रोकते हुए युकिने कहता है, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या सच में हम लोग काफी देर से गिर रहे हैं? सवाल तो भाई देखो बिल्कुल जेन्युइन है, ग्रेविटी कहाँ है इसमें? वो आदमी अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे साथ बुरी घटनाएं होनी शुरू हो गई, एक के बाद एक लगातार। और कुछ ही दिनों में मेरी कंपनी का भी दिवाला निकल गया और खुद की मेरी बची कुची सेविंग्स भी खत्म हो गई। आखिर में मैंने सोचा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूं, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके जरा भी लायक हूँ। जिसके बाद यातो के कहने पर वो आदमी उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कोफुको थी। वैसे मैंने तुम लोगों को पहले कभी बताया नहीं लेकिन कोफुको गॉड ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की देवी। मेरी बात मान ले भाई, उस लड़की को भूल जा। उसके साथ रहने पर बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी अभी उसके आसपास एक बहुत ही डेंजरस इंसान है, उससे पंगा ना लो तो ज्यादा बेहतर। और हाँ, ये कोफुको कोई जवान लड़की नहीं, उसकी उम्र तो तुम्हारी दादी की दादी की दादी से भी ज्यादा है। ये सब सुनकर वो आदमी उदास हो जाता है। तो या तो उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नया काम दूंगा। तुम्हारी कोफू के साथ सारी यादें मिटा देता हूँ। नहीं रुको, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मैं मर भी गया तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ही या तो उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि जो इंसान खुद को मारने के लिए तैयार हो वो क्या किसी से प्यार करेगा। युकिने तुम रेडी रहना। वैसे क्या तुम्हारा कोई लास्ट मैसेज जो तुम उसे देना चाहो? हाँ, बस उसे कह देना कि वो हमेशा खुश रहे। चिंता मत करो बर्ड्स, तुम्हारी विश सुन ली गई है। ये कहते हुए या तो उसकी कोफू के साथ सारी यादें मिटा देता है और आखिर में काफी घंटों के बाद ग्रेविटी की भी नींद खुल जाती है। जिसके बाद अब शाम में तीनों कोफू के पास आते हैं सारी बातें बताने के लिए कि कैसे उसकी वजह से आज एक आदमी मरने वाला था। देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देते इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, नहीं जाने देता क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। लेकिन भले ही जो भी हुआ, तुम जैसे बच्चे के पास इतनी काबिलियत होना काफी हैरानी वाली बात है। क्या ये सही में इतना मुश्किल है? हाँ, क्योंकि रिश्तों को मिटाना बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। तो या तो लगता है तुम्हें काफी अच्छा रिगेलिया मिला है। अरे हाँ, मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि जरूर इसमें कुछ बात है। जिसके बाद गोको उस आदमी को बचाने के लिए यातो को 5 येन का कॉइन देता है क्योंकि आखिर में ये सब कोफुका की वजह से ही तो हुआ था। अब जब तीनों जाने लगते हैं तो हियोरी कोफुका से पूछते हैं कि तुमने जो कहा था कि यातो एक काफी डेंजरस गॉड है तो वो बस एक मजाक था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है क्योंकि यातो ने काफी पहले एक रिगेलिया को मारा था। उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में काफी सारी बुरी अफवाहें भी सुनी थी। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि यातो असल में गॉड ऑफ वॉर है, उसने कई सारे इंसानों को भी मारा है। तो ही दाइगोकू कहता है तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत ही पुरानी बातें हैं। वो मारो या मरो वाला टाइम था। असल में बात यह है कि गॉड्स का एग्जिस्टेंस लोगों के विश्वास की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी सारे भक्त होते हैं जो रेगुलर उनसे विश मांगते रहते हैं, लेकिन ऐसा छोटे देवताओं के साथ नहीं होता। इसलिए वो लोगों की यादों में भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। तो ऐसे हालातों में गॉड्स अपना एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए हर किसी की विश पूरी करते हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हो, अच्छी या बुरी। दाइगोकू के इन बातों का क्या मतलब है ये तुम्हें आगे चलकर समझ में आएगा। कुछ देर बाद हियोरी यातो के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे उन लोगों से क्यों मिलाया? वो इसलिए कि अगर कभी भी मेरे साथ कुछ हो तो तुम सबसे पहले इन लोगों के पास जाना। दूसरी तरफ युकिने नदी के पास बैठ के यातो ने जो उसकी तारीफ की उसके बारे में ही सोच रहा होता है। तभी तो अचानक से उसके सामने एक लड़की प्रकट होती है। तुम्हारी आंखें काफी सुंदर हैं। युकिने को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर अचानक से आ कैसे गई, लेकिन उसी वक्त यातो आके पूछता है नोरा तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, उसी नाम से जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी कि कब तुम मुझे उस नाम से बुलाओगी। और ये कहते हुए वो लड़की गायब हो जाती है।
है। इसके बाद सीधा अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर या तो एक फैंटम को पकड़ के लाया है। अरे यार अब ये क्या है, वो छोड़ो, अब तुम ये करो, 2 उंगलियों को साथ में रख के इस तरह से घुमाओ। यातो के कहने पर जब यूकी ने ऐसा करता है तो वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसे कोई भी फैंटम क्रॉस नहीं कर सकता। इस बॉर्डर लाइन को सिर्फ रिगेलियाज ही बना सकते हैं, इसके अलावा ना ही कोई फैंटम और ना ही कोई गॉड ये कर सकता है। लेकिन फिर भी तुमने तो काफी पावरफुल बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी। शाम होने पर अब जब ह्योरी घर जा रही होती है तो यातो से कहती है कि तुम यूकीने का ख्याल ढंग से नहीं रखते, इसलिए आज से वो मेरे साथ रहेगा। नहीं, तुम रहने दो, ख्याल नहीं रख पाओगे इसका, मेरे साथ ही रहेगा ये। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होनी शुरू हो जाती है। आखिर में तंग आके यूकी ने खुद ह्योरी के साथ जाने का फैसला करता है। बेचारा यातो तो बस देखता ही रह गया। रात में अब जब ह्योरी उसे घर लेकर आती है तो वो देख के सोचते हैं कि भाई ये तो काफी अमीर है, क्योंकि आज से पहले यूकीने ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। कभी वहाँ घर की मेड आती है और यूकीने के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो वो बिना कोई दिक्कत के आराम से रह सकता है। तभी यूरी के पेरेंट्स भी घर आते हैं और उनके साथ साथ यातो भी आ जाता है। वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं बल्कि खाना चुराने आया था और चुपके से फ्रिज के अंदर से अपना खाने का सामान निकाल लेता है। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा खाना लेने आया था। शायद तुम जानते नहीं, पर इस जगह पर रहने से यूकीने के ऊपर फैंटम्स का बहुत ज्यादा खतरा है। यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन इसका पार्ट 2 भी है, लेकिन वो तभी आएगा जब इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट्स होंगे। मिलते हैं आप तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।